हेलो एवरीवन, दिस साइड सृष्टि त्यागी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो है कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो कंबशन क्या है वो तो समझेंगे ही, बट कंबशन को समझने से पहले कुछ चीजें देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है डिफरेंट फ्यूल्स वी यूज इन आवर होम्स, जैसे कि वुड एंड कोल, इन इंडस्ट्रीज लाइक कोल, चारकोल, डीजल, एंड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। ये अलग अलग तरीके के फ्यूल हैं जो हम अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हीकल्स को रन करने के लिए हम सीएनजी का यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं। घरों में हम कुकिंग पर्पजेज के लिए विलेजेस में अभी भी ऐसा होता है कि वुड और कोल का यूज किया जाता है। और भी अगर हम बड़े स्केल पे कोई कुकिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तब भी हम कोल को यूज करते हैं फॉर कुकिंग। तो ये फ्यूल्स हैं डिफरेंट काइंड के, जो हम डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं। फ्यूल के बारे में ये छोटी सी बात क्लियर हुई है आपको। इसके बारे में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड कोल। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक तरफ आपको एक बर्निंग कैंडल दिखाई गई है और दूसरी तरफ बर्निंग कोल। तो दोनों ही एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? दोनों ही बर्न हो रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? तो डिफरेंस अगर आप देखोगे ध्यान से, तो कैंडल बर्न होती है एक फ्लेम के साथ, आग की एक लपट के साथ, कि आपको एक राइजिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लहराता हुआ, उसको हम बोल रहे हैं फ्लेम, फायर का। ओके, और अगर कोल की मैं बात करूं तो उसमें कोई आपको राइजिंग स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा, वो सिर्फ लाइट एमिट कर रहा है, वो बर्न हो रहा है बट विदाउट अ फ्लेम। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा? कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम एंड कोल बर्न्स विदाउट फ्लेम। क्लियर? अब फिर से घूमकर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था हमारा? कंबशन एंड फ्लेम। तो कंबशन होता क्या है? व्हाट इज कंबशन एक्चुअली? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखिए, प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड गिव्स हीट एंड लाइट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है एयर में और वो बदले में हमें क्या एमिट कर रहा है? हीट और लाइट। हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और लाइट एमिट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कंबशन की? अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, एंड गिव्स हीट एंड लाइट एज अ प्रोडक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, फॉरेस्ट फायर। आपने देखा होगा जंगलों में अचानक आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, वो कंबशन का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ वुड, वुड का बर्न होना। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हम बर्न कर सकते हैं, एक्सेट्रा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंबशन। सिंपली कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज नोन एज कंबशन। क्लियर हुआ? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको दिया हुआ है, डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। हर एक सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे फायर कैच करता है। मतलब कि कोई सब्सटेंस जल्दी बर्न हो जाएगा, आपने ये चीज नोटिस की होगी, और कोई सब्सटेंस देर में बर्न होगा। एग्जाम्पल्स को याद करो जो कि आप डेली लाइफ में देखते हो, कि आप पेपर को बर्न करोगे वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन इनकेस उसी टाइम पे आप वुड को बर्न कर रहे हो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हर एक जो सब्सटेंस है वो एक अलग टेम्परेचर पे बर्न होता है। अब यहाँ पर आता है एक आपका पॉइंट, एक हेडिंग, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इग्निशन टेम्परेचर है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस फायर कैच करेगा, कि आग लग जाएगी, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, रिलेट करना, इमेजिन करना। बिल्कुल आपके पास एक पेपर है, आप उसे आग के पास लेकर गए, फायर के पास लेकर गए, एकदम जल गया? नहीं, कुछ पॉइंट ऑफ सेकंड्स उसको लगेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ सेकंड्स में वो टेम्परेचर जो पहले था नॉर्मल, वो वहां तक पहुंचेगा जितना उसको रिक्वायर्ड है, और वही रिक्वायर्ड टेम्परेचर दैट इज नेसेसरी फॉर बर्निंग और टू कैच फायर इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर हुआ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पर ना मैंने एक चीज आपको टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश की, हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक की हम हिस्ट्री क्यों समझ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि आपने मैच स्टिक को जब आप उसे रब करते हो बॉक्स के साथ, तो
वो फायर कैच करती है, स्टिक जो होती है। क्यों कैच करती है, ऐसा क्या होता है उसमें, और क्या वो अगर हम नॉर्मल किसी भी सरफेस से उसे रब करेंगे तो क्या वो लाइटन अप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उसी के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता चल पाए, आप अवेयर हो पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया। देखिए बिफोर कि पहले क्या था कि मैच स्टिक हैड मेड अप ऑफ एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फॉस्फोरस एंड सम ग्लू एंड स्टार्च। जल्दी हो गया, लेकिन दोबारा से समझिए। मैच स्टिक का जो हेड होता है ना, जो ब्लैक पार्ट होता है, वो बना होता था कुछ चीज़ों का पहले के टाइम पे। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एक कंपाउंड है, आगे चल के आप पढ़ेंगे एंटीमनी क्या होता है, ये सब चीज़ें एलिमेंट्स में क्लास 9 में। पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फॉस्फोरस और कुछ ग्लू और स्टार्च, इन सबको मिक्स करके उसके हेड को बनाया जाता था और उसको हम स्ट्राइक करते थे रफ सरफेस के साथ। तो रफ सरफेस वो ब्लैक वाला जिससे कि हम मैच बॉक्स में रब करते हैं। तो हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट ने मैच स्टिक को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या था, वो टेम्परेचर जो फायर होने के लिए जरूरी है। तो क्या हुआ कि मैच स्टिक लाइटन अप हो गई, बर्निंग हो गई, उसमें वो जलने लगी। ठीक है, लेकिन जो ये यहाँ पे यूज किया गया है ना, ये देखिए व्हाइट फॉस्फोरस, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। तो इसके साथ जो लोग काम करते थे मैच स्टिक बनाने वाली फैक्ट्रीज में और इससे रिलेटेड जो भी लोग थे, उनकी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकते थे व्हाइट फॉस्फोरस से। तो कुछ टाइम बाद क्या किया गया, लेटर ऑन मैच स्टिक हैड मेड अप ऑफ ओनली, इसमें अब देखिए क्या किया गया, ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो कि पहले भी था वो रहा, एंड पोटेशियम क्लोरेट जो पहले था वो भी रहा, लेकिन इसमें ना व्हाइट फॉस्फोरस का यूज हटा दिया गया। स्ट्राइक विद द सरफेस, अब सरफेस को कैसा बनाया गया, जिसमें पाउडर्ड ग्लास है और रेड फॉस्फोरस है। रेड फॉस्फोरस थोड़ा कम खतरनाक है इन कंपैरिजन टू व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, इसमें से हमने डायरेक्ट व्हाइट फॉस्फोरस हटा दिया। अब जब ये लाइट एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो मैच स्टिक लाइटन अप होगी, तो थोड़ा जो खतरा था लोगों का वो कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। तो ये थी हिस्ट्री मैच स्टिक की। अब ये मैंने आपको क्यों बताई है, ये इसलिए बताई है कि हर एक चीज को बर्न होने में जो टेम्परेचर चाहिए होता है, अभी हमने डिस्कस किया, वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो मैच स्टिक भी अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ही लाइटन अप होती है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, कुकिंग ऑयल कैच फायर व्हेन फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लोन। आपने देखा होगा कुकिंग शोज में, मास्टर शेफ वगैरह में, कि अगर हम फ्राइंग पैन को ना काफ़ी, वो मतलब एक्चुअल बिहाइंड द सीन्स होता है, वो आपको दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसका एक्चुअल रीज़न यही है कि अगर हम फ्राइंग पैन को प्री हीट कर लेते हैं, गैस बर्नर पे काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं और उसके बाद हम उसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं, तो वो फायर कैच कर लेता है ऑयल। ठीक है, वो इसी की वजह से करता है कि वो ऑलरेडी जो पैन है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच चुका है और उसमें ऑयल आया तो उसने वो फायर कैच कर ली। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट आता है, कैरोसिन ऑयल हीटेड अ लिटिल कैच फायर। कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट करो, थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करो उसका, वो फायर कैच कर लेगा। लेकिन वुड नहीं करता, उसको ज्यादा हीट की जरूरत है। वाई, क्यों, रीजन देखिए इसका, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। भाई कैरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है, वो जल्दी फायर कैच कर लेगा, वो जल्दी अपनी टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। लेकिन वुड का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको समय लगेगा इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग टाइम पे फायर कैच करते हैं, एक टाइम पे जल्दी नहीं कर सकते। क्लियर। अब एक और आपका यहाँ पर आता है गिव रीजन टाइप। एम्प्टी पेपर कप कैन बर्न बट वाटर फिल्ड पेपर कप डू नॉट बर्न व्हेन वी हीट इट ऑन अ बर्नर। अगर हम एक बर्नर पे एक खाली पेपर कप को हीट करते हैं तो वो बर्न हो जाता है, लेकिन जल जाता है मतलब पेपर। और अगर उसमें हम वाटर फिल करके हीट करते हैं तो वो नहीं जल पाता। क्यों होता है ऐसा, तो रीज़न समझिए ध्यान से। जो खाली पेपर कप था उसमें कुछ नहीं था, वो हमने उसको डाला, गैस बर्नर पे लगाया तो वो जलने लग गया। ठीक है, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर हम उसमें पानी डाल के रखते हैं और उसको हीट करते हैं तो क्या होगा, वो जो हीट मिल रही है ना वो इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाएगी तो बाद में, लेकिन पहले वो वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। तो वो वाटर का टेम्परेचर रेज करने लगेगी और वो वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है पेपर कप का वो देर से अचीव होगा, इसीलिए वो देर से जलेगा और उससे पहले हम उसमें वाटर भी बॉईल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हीट ही तो सप्लाई हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो हीट यूटिलाइज हो गई किसमें, वाटर का टेम्परेचर रेज करने में। वाटर क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, तो उसके बाद वो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, उसमें समय लग जाएगा। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हमारा आता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होता है? सब्सटेंसेस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर कैच फायर इजीली बर्न विद फ्लेम। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सब्सटेंसेस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, जो इग्निशन टेम्परेचर लो है तो इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे जो कि फायर होने के लिए जरूरी है, तो वो इजीली फायर हो जाएंगे, इजीली फायर कैच करेंगे। ठीक है। बर्न विद फ्लेम, फ्लेम के साथ बर्न हो रहे हैं, टेम्परेचर लो है, कैच फायर इजीली। ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और एग्जाम्पल है आपका एलपीजी गैस जो आप घरों में यूज करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पसेज एक्सेट्रा। एंड ROH क्या है ये? अभी आप आर से अनजान होंगे बिकॉज यू आर इन क्लास 8, तो मैं आपको बता देती हूँ। आर जो है कार्बन का ग्रुप है, कार्बन का कंपाउंड है। O मतलब ऑक्सीजन और H मतलब हाइड्रोजन। तो जो OH है वो एल्कोहल के लिए सिंबल दिया जाता है, तो ये है आपका एल्कोहल। क्या है ये आपका? एल्कोहल। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये देखिए कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। अब इतनी देर से कंबशन पढ़े जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तभी कंबशन होगा, एयर की प्रेजेंस में कंबशन होगा। तो समराइज कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्या कर रहे हैं? समराइज कर रहे हैं कि कंडीशन क्या क्या है जिनकी वजह से कंबशन होगा। फर्स्ट वन, फ्यूल का होना जरूरी है। अब ये फ्यूल क्या है? फ्यूल मतलब वो सब्सटेंस जिसको हम जला रहे हैं। भाई जब कुछ होगा ही नहीं तो कंबशन किसका करेंगे हम? तो फ्यूल का होना जरूरी है। सेकंड थिंग, एयर मतलब ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर वहां पर एयर या ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। इग्निशन टेम्परेचर, अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा तो कंबशन भी नहीं होगा। तो मतलब उस सब्सटेंस को उस टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है जहां पर वो फायर कैच कर पाए। क्लियर? ये तीनों कंडीशंस थी। यहाँ पर आता है हमारा फायर कंट्रोल। अभी हम पढ़ रहे थे फायर के बारे में कि फायर के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे फायर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड थी फायर कैच होने के लिए, हम उनमें से किसी भी एक को या एक से ज़्यादा कंडीशन को अगर कट कर देते हैं तो फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है फायर कंट्रोल में लिखा है, देखिए कट एनी वन और मोर कंडीशंस दैट वर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। जो कंडीशंस कंबशन के लिए रिक्वायर्ड थी उनमें से किसी भी एक को हटा दीजिए, कंबशन खत्म, फायर खत्म। ठीक है। फायर ब्रिगेड देखिए यहाँ पर आप, फायर ब्रिगेड के बारे में आपने सुना होगा कि वो लोग पाइप्स लेकर आते हैं बड़े बड़े और उनसे वाटर निकलता है फायर कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है अगर आपको नहीं पता तो, कि वो जो वाटर आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से आता है और वो फायर पे जाता है जैसे ही, तो वो उसको खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है ये देखिए, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, फायर पे पानी गया, विच लोवर्स द टेम्परेचर। पानी क्या है? ठंडा है, फायर क्या थी? गर्म थी, तो टेम्परेचर क्या हो गया? हाई से लो हो गया। कट ऑफ द सराउंडिंग ऑक्सीजन, जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी वहाँ पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो गए, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो गए तो उसने ऑक्सीजन को वहाँ से खत्म कर दिया। एंड एक्सटिंग्विश द फायर, और फायर वहाँ से खत्म हो गई। सो वाटर इज अ कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर को बहुत ही ज़्यादा कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके घर में कहीं बिजली में आग लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फायर है, तो क्या आप वहाँ पर भी पानी डालेंगे? अगर नहीं डालेंगे तो क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि जो वाटर है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है कॉमनली, लेकिन नॉट फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो यहाँ देखिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फायर, ऑयल और पेट्रोल फायर, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी फायर की या फिर ऑयल और पेट्रोल की वजह से कोई फायर लगी हुई है तो वहाँ पर हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो क्या यूज़ करेंगे अगर पानी नहीं करेंगे? तो वी विल यूज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ? ये देखिए, in these type of fires carbon dioxide can be used as a best fire extinguisher. It is heavier than oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है, तो क्या करेगी? वो ऑक्सीजन को ऊपर से कवर कर लेगी, एक ब्लैंकेट की तरह काम करेगी और ऑक्सीजन को कट कर देगी। ठीक है, वहां से उसने ऑक्सीजन को कट कर दिया। इट विल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड बिहेव लाइक अ ब्लैंकेट। इट विल ऑल्सो नॉट डैमेज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पानी से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज भी हो सकते हैं बट CO2 नहीं करेगी। ठीक है, CO2 को हम सिलेंडर्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। अपने स्कूल में, हॉस्पिटल्स में इसके सिलेंडर्स देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर के, तो CO2 उसमें लिक्विफाइड फॉर्म में कंज्यूम करके स्टोर करके रखी जाती है। दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताइए कि हम CO2 को और कोई एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम CO2 यूज़ कर रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि किसी को आग लगती है तो एक बड़ा सा ब्लैंकेट लेके आते हैं, उसको एकदम कवर कर देते हैं उससे। तो ब्लैंकेट से क्यों कवर करते हैं? ब्लैंकेट से इसलिए कवर करते हैं क्योंकि
ऑक्सीजन थी, एयर थी एटमॉस्फेयर में, उसको बंद कर दिया, तो ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म कर दी। सप्लाई खत्म कर दी हमने, मतलब कंबशन की कंडीशन खत्म कर दी। कंडीशन खत्म कर दी तो मतलब कंबशन नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा तो फायर नहीं होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन क्लियर हो गया ना अच्छे से? रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोसिव। रैपिड कंबशन मतलब जो बहुत तेजी से हो जाए, जिसमें इजीली फायर कैच हो जाए, रेडिली। ठीक है, एलपीजी, जैसे हम घरों में जो गैस यूज़ करते हैं एलपीजी गैस, हम एकदम मैच स्टिक या लाइटर उसके पास लाके बर्न करते हैं, तो जलाते हैं उसको, वो एकदम फायर कैच कर लेता है बर्नर। ठीक है, तो वो कैसा कंबशन है? वो रैपिड कंबशन है। रैपिड का मतलब ये होता है बहुत जल्दी होने वाला, जैसे रैपिड रेल होती है ना, जल्दी से चलने वाली, उसी तरीके से रैपिड कंबशन बहुत जल्दी से होने वाला, फटाफट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब तो पता होगा, लगातार, एकदम से। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के थ्रू शो करने की कोशिश की है, जो ऐसा कंबशन जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेशन नहीं लगा रहे कि हमने खुद से उसको कराओ, वो कंबशन खुद होने वाला, कंबशन दैट टेक प्लेस इटसेल्फ। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और एनीथिंग, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, और वो लगातार होता रहता है। जैसे फॉरेस्ट फायर वगैरह, कोल माइंस में आग लग जाना। ठीक है, वो नेचुरल कंडीशंस की वजह से होती हैं, या तो सन की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट हो गई या लाइटनिंग की वजह से, इन कंडीशंस की वजह से ये स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि मैं आपको हेडिंग्स के थ्रू समझा रही हूँ, कि अगर मैं यहाँ पर सारा लिखूंगी तो वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, बट मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि आपको समझ में भी आए। तो आपको क्या करना है कि वीडियो देखते टाइम एक नोटबुक या फिर एक रजिस्टर अपने साथ रखना और एक पेन रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सुन रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे उतना अच्छे से आपको लर्न रहेगा, आप उसको एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंबशन आता है आपका एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव मतलब एक्सप्लोजन, मतलब धमाका। तो ये ऐसा कंबशन होता है जिसमें बड़े बड़े बॉम्ब भी फ्यूज होते हैं, विस्फोट होता है उनका, या फिर क्रैकर्स की बर्निंग, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर। इन कंबशन में ध्यान रखना, हीट और लाइट के साथ ना साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो आप क्रैकर्स का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन वो एक छोटे लेवल पे है। लेकिन अगर हम बॉम्ब डिफ्यूज का एग्जांपल लें तो वो बड़े लेवल पे हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर आता है हमारा फ्लेम के बारे में, कि फ्लेम क्या होती है। चैप्टर का नाम था कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई डाउट नहीं रहा होगा कंबशन में। स्टिल कोई डाउट रहता है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इट इज फॉर यू ओनली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में। सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। ऐसे सब्सटेंसेज जो बर्न होने के टाइम पे वेपराइज होते हो, वेपर में कन्वर्ट होते हो, वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है कैरोसिन ऑयल आपका, मोल्टन वैक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे हम कैंडल में भी वैक्स होती है तो वो भी वेपराइज हो सकती है, तो वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ना ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कैंडल की, तो आपको फर्स्ट वाला जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन। ये आउटर मोस्ट जोन है और इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन मतलब जितना भी कार्बन था वो सब बर्न हो गया, कोई भी कार्बन अनबर्न नहीं रहा जो नहीं बर्न हुआ हो। ठीक है, ये ब्लू जोन होता है। नेक्स्ट आ जाता है मिडल जोन आपका, जो इसके थोड़ा अंदर है। इसमें पार्शियल कंबशन होता है, ना तो कंप्लीट है ना ही इनकम्प्लीट है, पार्शियल है, थोड़ा हो गया, मतलब इनकम्प्लीट पूरी तरीके से नहीं कह सकते, थोड़ा इनकम्प्लीट है, पार्शियल है, कि कंप्लीट नहीं है, और ये येलो कलर का होता है। नेक्स्ट आता है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स, जहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स होती है, जो वैक्स बर्न नहीं हो रही, वो ब्लैक कलर का है आपका। सबसे बाहर वाला हॉटेस्ट पार्ट है, देन उसके अंदर जो है वो मॉडरेटली हॉट है, मीडियम हॉट है, ना ज़्यादा गर्म है ना ही कम गर्म है, सबसे अंदर सबसे कम गर्म, लीस्ट हॉट। क्लियर हुआ? और ये आपकी वैक्स कैंडल है। अब यहाँ देखिए, जो सबसे बाहर वाला जोन था, आउटर मोस्ट जोन जो था, तो इसको हम ब्लू जोन को बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस जोन। क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट आता है आपका ल्यूमिनस जोन, जो कि येलो है, और अंदर जो है वो आपका डार्क जोन है, ब्लैक जोन। क्लियर हुआ कैंडल फ्लेम के बारे में? ठीक है, कौन सा जोन कितना हॉट होता है, ये सब कुछ मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है। इसको आप एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक टेबल बनाइए, उसमें लिखिए हीटिंग कैपेसिटी, कलर और ल्यूमिनस की, कौन सा ल्यूमिनस है, यस और नो करके आप उस टेबल को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी के बारे में।
टॉपिक है हमारा नेक्स्ट फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को भी हम फ्यूल बोलते हैं, लेकिन बेसिकली फ्यूल होता क्या है, फ्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, वो यहाँ पर समझिए आप। आपने ये लाइन सुनी होगी कि फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। वाई? फूड अगर हम खाते हैं तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑफ कोर्स भाई वो सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो फ्यूल कहलाएंगे। कैसे? यहाँ देखिए, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज। ऐसा सोर्स जहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज, जैसे वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन, ये सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? फ्यूल की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? ऐसा सोर्स जहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फॉर यूजिंग इन डोमेस्टिक पर्पजेज, इंडस्ट्रियल पर्पजेज एक्सेट्रा। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस किन्हीं भी फॉर्म में ये पाया जा सकता है फ्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सॉलिड में हो गया कोल आपका, लिक्विड में हो गया कैरोसिन ऑयल, और गैस में हो गई आपकी एलपीजी गैस। ठीक है, और एलपीजी के अलावा ये तो फिर भी दूसरी टाइप की गैस हो गई। एलपीजी के अलावा सीएनजी गैस, जितनी भी आपकी गैस एज अ फ्यूल यूज होती है वो आपकी गैसियस स्टेट में हो जाएंगी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गुड फ्यूल। डेफिनेशन है यहाँ पे, विच इज इजीली अवेलेबल। गुड फ्यूल के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। दैट इज इजीली अवेलेबल, चीप, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बर्न इन एयर एट मॉडरेट रेट। जो चीप होना चाहिए, ज़्यादा महंगा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो और एयर में मॉडरेट रेट पे बर्न हो। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से या बहुत कम रेट पे बर्न हो। ठीक है, और हीट अच्छे खासे अमाउंट में प्रोड्यूस करे, बिकॉज वी आर यूजिंग फ्यूल फॉर बर्निंग और फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, तो हीट प्रोड्यूस करना ही उसका काम है, तो वो अच्छे खासे अमाउंट में प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, अब आइडियल फ्यूल क्या होता है? तो ध्यान रखिए, आइडियल कुछ नहीं होता, ना आइडियल लोग होते हैं, ना आइडियल फ्यूल होता है। आइडियल इज नथिंग। आइडियल मतलब किसी भी चीज़ की कैपेसिटी 100%, ऐसा हो ही नहीं सकता। नथिंग कैन प्रोड्यूस कैपेसिटी ऑफ 100%। ठीक है, तो आइडियल फ्यूल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम गुड फ्यूल को आइडियल फ्यूल में कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्यूल कैसा हो सकता है? गुड हो सकता है। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है कैपेसिटी, किसी काम को करने की क्षमता। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे समझना होगा कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन। अगर किसी सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन मतलब कोई भी अनबर्न्ड कार्बन नहीं बचा वहां पर। ठीक है, तो कैसा सब्सटेंस है वो? ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। कितने किलोग्राम फ्यूल का? 1 किलोग्राम फ्यूल का अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो वो क्या है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। कैसे? दोबारा समझिए डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, वो हीट एनर्जी जो कि प्रोड्यूस हो रही है कब? ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम, ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही अच्छा फ्यूल माना जाएगा, उतना ही आइडियल फ्यूल माना जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। हमारे एनवायरनमेंट में डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, यू ऑल नो वेरी वेल। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है? बेसिकली फ्यूल्स की वजह से हो रहा है, जो कि बर्न हो रहे हैं, वो पोल्यूशन कोज कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट आता है आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों? ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल और वुड। इन सब फ्यूल्स की वजह से कुछ अनबर्न कार्बन एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, जो कि हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो जाते हैं और हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं ब्रीथिंग में। नेक्स्ट आता है रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, CO2, वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO। उसमें एक ही ऑक्सीजन होती है, मोनो मतलब वन, ओनली वन ऑक्सीजन, जो कि डेंजरस गैस है और वो डेथ भी कॉज कर सकती है। और ये किस वजह से होता है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट पॉइंट ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आप सब बिल्कुल अवेयर हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है जिसके बारे में आपने एसेज लिखे होंगे, बहुत कुछ लिखा होगा, बट बेसिकली हो क्यों रहा है? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो किस चीज़ को लीड करता है आगे? ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक, नेक्स्ट आता है एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से बहुत नुकसान होते हैं, और एसिड रेन किस वजह से होती है? बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। अगर हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड।
ठीक है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, और ये दोनों ही कंपाउंड कंबाइन होकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन की वजह से, जो कि डेंजरस है क्रॉप्स के लिए, सोइल के लिए, जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, और वो अल्टीमेटली हमारे फूड के थ्रू हमारे अंदर जा रही है, ठीक है। एंड डैमेज बिल्डिंग्स ऑल्सो, एसिड रेन बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर रही है, जैसे ताजमहल इसका बेस्ट एग्जाम्पल था, ये डैमेज हो गया था एसिड रेन की वजह से, इसका कलर येलो पड़ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, वी शुड यूज CNG, दिस इज CNG बिकॉज इट इज़ लेस हार्मफुल फ्यूल एंड नॉन एज द क्लीन फ्यूल। तो हमें एक हम मेजर अपनी तरफ से ले सकते हैं कि हमें CNG यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल कंसिडर किया जाता है, ये उतना हार्मफुल नहीं है बाकी फ्यूल्स के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ? इसी के साथ आपका एक कंप्लीट चैप्टर होता है, इसमें अब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बचा हो, हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है, कवर किया है सारे टॉपिक्स को। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट वीडियोस, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।